हमारे इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऐसे क्रीपीएस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं जिनको आज तक ना पुलिस सॉल्व कर पाई है और ना ही एफबीआई। From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. साल था 1945 का। क्रिसमस ईव की एक रात पहले वेस्ट वर्जीनिया में सॉडर फैमिली रह रही थी, जिनमें सबसे बड़े थे जॉर्ज सॉडर एंड उनकी वाइफ जेनी सॉडर एंड उनकी 5 बेटियां थी और 4 बेटे थे। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। वो लोग क्रिसमस ईव के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ देर में उनके साथ क्या होने वाला है। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। देन सडनली उनके घर में आग लगना शुरू हो जाती है। जॉर्ज एंड जेनी सॉडर और उनके 4 बच्चे तो एस्केप कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी के 5 होते हैं वो रूम में फंस जाते हैं। जॉर्ज अपने बच्चों को बचाने के लिए घर में एंटर कर लेते हैं, लेकिन जब वो एंटर करते हैं तो स्टेयर्स पे आग लग रखी होती है। वो ऊपर चढ़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं धुएं के मारे। फिर वो घर से बाहर निकलते हैं और अपने बच्चों को बोलते हैं सीढ़ी लेके आने के लिए। उनके बच्चे बोलते हैं सीढ़ी तो गायब है, जबकि वो हरदम वहीं पड़ी रहती थी। फिर जॉर्ज सोचते कि उनके पास जो कोल ट्रक है वो उनकी हेल्प लेके ऊपर चढ़ेंगे। वो जब गाड़ी स्टार्ट करने जाते हैं तो स्ट्रेंजली वो गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं होती हैं, जबकि वो गाड़ी कुछ देर पहले प्रॉपर वर्किंग थी जब वो जॉब से आए हुए थे। उनकी जो बेटी होती है मैरियन, वो दूसरे घर में भाग के जाती है और वहां से कॉल मिलाती है फायर डिपार्टमेंट को, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। फिर वो दूसरे घर पे भाग के जाती है, वहां से भी ऑपरेटर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसी घर में एक पर्सन होते हैं, वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं फायर डिपार्टमेंट के पास, लेकिन फायर डिपार्टमेंट सुबह के 8 बजे पहुंचती है। उतने देर में घर राख में बदल जाता है। मगर 1 मिनट, फायर डिपार्टमेंट के जो चीफ थे जिनका नाम था एफजे मॉरिस, उन्होंने सॉडर फैमिली को ये बोला कि जो बच्चे मरे हैं उनकी कोई भी लाश की हड्डियां उनको घर के राख में से नहीं मिली। तो फायर चीफ एफजे मॉरिस ने ये बताया कि शायद आग इतनी तेज थी कि उसने बच्चों की बॉडीज को पूरी तरह से जला के राख कर दिया होगा और उसके कारण उनकी हड्डियां भी नहीं बच पाई होगी। ये थ्योरी थोड़ी सी ठीक साउंड करती है ना, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा जब एक बॉडी जलती है तब थोड़ी बहुत हड्डियां तो बच जाती है, वो पूरी तरह से नहीं जलती। और इस बात का भी कोई एविडेंस नहीं है कि आग लगने के समय और बंद होने के बाद कोई भी बॉडी की स्मेल नहीं आई। जांच में तो ये बताया था कि आग लगने का कारण घर की बैड वायरिंग थी। आग लगने के 1 हफ्ते बाद फेटविल कॉर्नर ऑफिस ने 5 बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिए, लेकिन स्टिल उनके घर का बेसमेंट बचा हुआ था एंड जॉर्ज बाद में उसे बुलडोजर से ढक के 5 फीट का मेमोरियल बना देता है अपने बच्चों की याद के लिए। आग लगने के कुछ दिनों बाद जॉर्ज और जेनी इस कंक्लूजन पे आते हैं कि उनके बच्चे मरे नहीं थे, बल्कि वो किडनैप्ड हो गए हैं। और उनका ये मानना था कि घर की आग किसी ने जानबूझ के लगाई थी, ना कि कोई बैड वायरिंग की वजह से, क्योंकि जॉर्ज ने सोचा कि कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपने घर की वायरिंग की जांच करवाई थी, जबकि वो एकदम प्रॉपरली वर्किंग थी। किडनैप्ड होने वाली थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं जॉर्ज की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। जॉर्ज सॉडर एक फर्स्ट जनरेशन इटालियन इमिग्रेंट थे। वहाँ पे काफी छोटी इटालियन कम्युनिटी रहती थी, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी वो। लेकिन जॉर्ज ने कभी नहीं बताया कि उसने इटली को क्यों छोड़ा। वहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों को लगता था कि शायद वो किसी सीडी बिजनेस में इन्वॉल्व था। मे बी ये एक रीजन हो सकता है किडनैपिंग का। अब कुछ अजीबोगरीब घटनाओं पे बात कर लेते हैं, जिससे ये किडनैपिंग वाली थ्योरी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। घर में आग लगने के कुछ समय पहले एक लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन उनके घर आया था एंड वो अपनी पॉलिसी चेपना चाह रहा था उनकी फैमिली को, लेकिन उनकी फैमिली ने मना कर दिया था पॉलिसी लेने के लिए। तो एग्रीमेंट सक्सेसफुल ना होने के कारण सेल्समैन उनके ऊपर भड़कने लगता है और उनपे चिल्लाने लगता है, और साथ में वो एक लाइन कहता है,
तुम्हारा घर धुएं में मिलने वाला है और तुम्हारी फैमिली भी नहीं बचेगी। मुसोलिनी के बारे में जो जो तुम बुरी बुरी बातें करते हो उनकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुसोलिनी कौन है। वो एक इटली के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, और जॉर्ज काफी उल्टी सीधी बात करा करते थे उनके बारे में। इन सबको सोच के लगता है कि शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। सॉडर फैमिली को धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट याद आने लगते हैं जो उनके साथ कुछ दिनों से घट रहे थे, और वो उन सब चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आग लगने से कुछ दिन पहले उनके बच्चों को सूट में एक आदमी दूर से घूर रहा था जब वो बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे। और जिस दिन घर में आग लगी होती है उसके ठीक पहले 12 बजे जेनी को एक कॉल आया होता है, और वो जब बात करके सोने जाती है तो वो एक चीज नोटिस करती है कि डाउनस्टेयर्स की लाइट्स ऑन है, और जेनी को छत से काफी कूदने की और भागने की आवाजें आ रही होती है। अब उस दिन क्रिसमस ईव होता है तो जेनी को लगता है शायद उनके बच्चे ऊपर रूम में खेल रहे होंगे। कुछ घंटे में जेनी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है उसका रूम पूरा स्मोक से भरा हुआ है। लेकिन उस टाइम जेनी ने कुछ डिटेल्स ऑब्जर्व किया था जो सुन के आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। जब घर में आग लग रखी होती है लाइट्स स्टिल ऑन थी, और उन्हें तो बताया गया था कि घर में आग लगने का कारण फॉल्टी वायरिंग थी। अगर कारण फॉल्टिंग वायरिंग होती है तो लाइट्स को तो ऑफ होना चाहिए था, बट वो लाइट्स ऑन थी। और एक विटनेस ने तो ये भी क्लेम किया था कि उसने इंसिडेंट की उस रात एक आदमी को उनकी गाड़ी का इंजन निकालते हुए देखा है, तभी शायद उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई होगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। इंसिडेंट के कुछ दिन बाद जो उनकी बेटी है सेल्विया, वो घर के गार्डन में इधर उधर खेल रही थी और उसे रबर जैसी एक चीज मिलती है, और जॉर्ज जब उसे नोटिस करते हैं तो पता है वो क्या होता है, एक BLU-3 पाइनएप्पल बॉम्ब जो उस टाइम के वॉर में यूज हुआ करते थे। इन सब थ्योरीज को देख के लगता है शायद ये इंसिडेंट नहीं था। दिसंबर 24, कुछ बच्चों को कार में जाते हुए एक विटनेस ने क्लेम किया था जिस दिन घर में आग लगी हुई थी, और 50 माइल्स दूर फेटवेल वेस्ट के साइड में एक वुमन टूरिस्ट स्टॉप ऑपरेट करती है। उसने पुलिस को बताया कि उसने कुछ बच्चों को देखा है सुबह के समय, और उसने उनके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया था, और वहां पे एक कार भी थी फ्लोरिडा लाइसेंस प्लेट के साथ। चार्ल्सटन के पास एक होटल है, वहाँ पे एक ओल्ड वुमन थी जिसने रिपोर्ट किया था कि उसने 4 बच्चों को देखा है। उसने पुलिस को ये बताया कि उन बच्चों के साथ 2 औरत और 2 आदमी थे जो दिखने में इटालियन लग रहे थे। उस वुमन ने ये कहा कि मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन मैंने बच्चों से थोड़ा बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से एक आदमी आया, उसने मुझे मना कर दिया बच्चों से बात करने के लिए। मैं डर के मारे जम गई और मैंने कुछ नहीं बोला। वो अगले ही सुबह होटल से चले जाते हैं। सॉडर फैमिली ने अभी भी हार नहीं मानी थी। जॉर्ज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उस न्यूज़पेपर में जॉर्ज ने कुछ नोटिस किया। उस न्यूज़पेपर में एक स्कूल का एड था और उसमें कुछ बच्चों की पिक्चर छपी हुई थी। उनमें से एक बच्चा उनके खोए हुए बेटी जॉर्ज जैसा दिख रहा था। जॉर्ज तुरंत निकल जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी। वो उस जगह का पता लगा लेते हैं जहाँ वो बच्चा रह रहा था। जॉर्ज उससे मिलने के लिए जाते हैं, तब उस बच्चे के पेरेंट्स जॉर्ज को मना कर देते हैं मिलने से। फिर जॉर्ज को खाली हाथ जाना पड़ता है। अगस्त 1949 में जॉर्ज एक पैथोलॉजिस्ट को हायर करते हैं जिनका नाम होता है ऑस्कर बी हंटर। उन लोगों ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। मिट्टियों के अंदर जो बेसमेंट था उसमें उन्होंने 4 लोगों के रिमेन्स फाउंड किए, एंड वो लोग उस रिमेन्स को स्मिथसोनियन में एनालाइज करने के लिए भेज देते हैं। और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये रिमेन्स 16 से 17 साल के इंसान के लग रहे हैं, जबकि उनके खोए हुए बच्चे में से सबसे बड़े की एज तो 14 ही थी। और ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो रिमेन्स उनके बच्चों के होंगे। और साथ में इसका कोई एविडेंस नहीं था कि बोन्स में कोई फायर लगी थी। जॉर्ज ने सोचा शायद ये हड्डियां उन मिट्टियों से आई होगी जिसका यूज जॉर्ज ने अपना बेसमेंट बनाने के लिए यूज किया था। स्मिथसोनियन के मुताबिक वो रिमेन्स सॉडर फैमिली को वापस कर देते हैं, लेकिन अभी भी ये मिस्ट्री है उन रिमेन्स को लेके। स्मिथसोनियन के खोज के बाद वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर जिनका नाम OKL पैटरसन था, वो एक हियरिंग बैठाते हैं और ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं ये केस क्लोज हो गया है। जॉर्ज और जेनी पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं और इस चीज के चलते वो एक बिलबोर्ड पे एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो एडवर्टीजमेंट लगभग 40 साल तक रहा वहाँ पे। उस बिलबोर्ड पे कुछ डिटेल मेंशन थे जिससे ये स्टोरी जिंदा थी। लाइक क्या बच्चे किडनैप हो गए हैं, उन पे ब्लेम लगाया गया कि आग डिफेक्टिव वायरिंग की वजह से लगी थी।
कोई बोन्स फाउंड क्यों नहीं हुए, और लास्ट उनको इतने साल झेलना क्यों पड़ा, लॉ ऑफिसर्स क्यों इन्वॉल्व थे इन सब चीजों में, और उनको क्यों जस्टिस नहीं मिला, और उन्हें झूठ क्यों बोला गया। उस टाउन के कुछ लोगों की थ्योरीज थी, कुछ लोगों को लगता है कि इस केस में माफिया इन्वॉल्व था, और बाकी लोगों को लगता था कि शायद उन बच्चों को इटली में किसी ऑर्फनेज में भेज दिया गया है। लेकिन उनको 1968 में एक होपफुल टिप मिलती है। इंसिडेंट के 23 साल बाद एक फोटो रिसीव होती है जेनी को, और वो ओनली जेनी के एड्रेस पे रिसीव होती है, और उस पे कोई भी रिटर्न एड्रेस नहीं दिया था। वो पोस्ट मार्क केंटाकी से था। फोटो में वो आदमी mid-20s का लग रहा था। उस फोटो में जो आदमी था वो जेनी को लुइस की तरह लग रहा था। इन दोनों पिक्चर्स में हम कुछ सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, लाइक फेस का आप शेप देखो, और डार्क ब्राउन आईज और सर के बाल कुछ सेम लग रहे हैं। और सबसे मिस्टीरियस चीज, उस पिक्चर के बैक में एक कोड था, लुइस सॉर्डर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, लिल बॉयज A90 132 और 35। एक प्राइवेट डिटेक्टिव केंटाकी जाता है लुइस को ढूंढने के लिए, लेकिन स्ट्रेंजली वो डिटेक्टिव गायब हो जाता है। इंटरनेट पे कुछ थ्योरी कहती है कि शायद वो डिटेक्टिव पैसे लेके गायब हो गया। इतने साल बीत जाने के बाद जॉर्ज सॉर्डर का देहांत हो जाता है 1969 में, और जेनी सॉर्डर का भी देहांत हो जाता है 1989 में। लेकिन सेल्विया सॉर्डर, उनकी सबसे छोटी बेटी, स्टिल अलाइव थी। वो इस स्टोरी को पास ऑन कर देती है अपने डॉटर जेनी हैनथॉर्न को। जेनी हैनथॉर्न ने बताया कि उसकी मॉम ने ग्रैंड मदर से प्रॉमिस किया था कि वो इस स्टोरी को नहीं मरने देगी। इसीलिए मैं और मेरे भाई अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इतने साल बाद भी ये क्वेश्चन अभी भी रह जाता है कि क्या हुआ था उन 4 सॉर्डर चिल्ड्रंस के साथ। क्या वो जल के मर गए थे या वो किडनैप हो गए थे? इन सब का आंसर शायद हमें कभी मिल जाए, लेकिन अभी के लिए ये एक मिस्ट्री है। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलते हैं एक न्यू मिस्ट्री वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।